तो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ देखते हैं। मान लो कि एक कंटेनर में 2 लिक्विड मिला दिया गया। एक कंटेनर में 2 लिक्विड मिला दिया गया। ठीक है, अब इसी को हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ध्यान से देखना, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर, वाई एक्सिस पे ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। यहां ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। वाई एक्सिस पे लिया हमने वेपर प्रेशर और यहां लिया हमने मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां 2 लिक्विड है, लिक्विड 1 और लिक्विड 2। इसमें लिक्विड 1 और लिक्विड 2 मिक्स है, तो लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन x1 है और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है। x1 इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, और x2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 1 और 2 है। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 1 और 2 है। अब ध्यान देना, लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन, मान लो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन x2 का 0 है, इसका मतलब x1 क्या है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, ये प्योर है। क्या इसका मीनिंग यही निकालेंगे ना हम, यस और नो? इसका मीनिंग ध्यान से सुनना, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1, दोनों का सम 1 है मोल फ्रैक्शन का। अगर x2 0 है, इसका मतलब x1 क्या है, प्योर है। कंप्लीट यही है, दूसरा वाला पार्ट है ही नहीं। यस और नो? ये x1 इज प्योर, ये समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया? ओके, अब ध्यान देना, x1 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि x2 क्या हो जाएगा, 1, यानी ये क्या है, प्योर है। जब x1 0 है तो x2 प्योर होगा। इसका मतलब यही हुआ कि है ही नहीं और ये कंप्लीट है, 100% है। तो मैं इसी को यहां पर लिखूंगा, तो यहां लिखूंगा x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 0, यानी लिक्विड 1 जो है वो प्योर है और लिक्विड 2 है ही नहीं। समय के साथ लिक्विड 1 का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया और लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, यानी इस कॉल यहां पर x1 प्योर है और यहां पर x2 प्योर है। 2 पॉइंट पर ध्यान देना है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर x1 प्योर है और इस पॉइंट पे x2 प्योर है। ठीक है, और ऐसा होगा कि समय के साथ 1 से कम होता चला जाएगा और 0 हो जाएगा और 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 ही आना है। सॉरी, और इनके बीच में, इस पॉइंट्स के बीच में दोनों हैं, यानी x1 भी थोड़ा है और x2 भी थोड़ा है, लेकिन इस पॉइंट पर केवल यहां x2 है और यहां x1 है, और इस पॉइंट पर दोनों है। इनके इन बिटवीन 2 पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं a और b, तो a और b के बीच में दोनों हैं,
कुछ x1 भी है और कुछ x2 भी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, जब ये प्योर है तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि प्योर अगर होता है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जैसे इससे कम होते जीरो की तरफ जाएगा तो वेपर प्रेशर इसका कम होता चला जाएगा। तो ये इसका ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। तो ये इसका वेपर प्रेशर आ गया, ये x1 का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ x1 यानी लिक्विड 1 का है, लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर, लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर, लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है। और ये कम क्यों होता चला गया, क्योंकि ये इस पॉइंट पर जीरो हो चुका है। ये लिक्विड 1 के लिए मैंने बात किया। x2 जीरो है तो उस समय तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये क्योंकि जब ये है ही नहीं तो इसका वेपर प्रेशर क्या, हम ये ओरिजिन है, इसका वेपर प्रेशर हम क्या मेजर करेंगे, जीरो। लेकिन समय के साथ ये क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा ये समय के साथ, क्योंकि ये यहां इस पॉइंट पर 1 हो चुका है। तो यहां पर हम देख रहे हैं x1 के लिए, x1 के लिए ग्राफ ये है और x2 के लिए ग्राफ ये है। ये x2 का ग्राफ है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर लिक्विड 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अगर हम इस पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमने सेपरेट सेपरेट दोनों का देखा, अगर हम इस पॉइंट्स को मिला देते हैं तो दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। कितना आएगा इसका वैल्यू, तो पीएस इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट 1 x1 प्लस पी नॉट 2 x2, यानी 1 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इंटू इसका मोल फ्रैक्शन, 2 का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। तो इन दो पॉइंट को अगर हम मिक्स करते हैं, मैच करते हैं, तो हमारा वेपर प्रेशर जो आता है इन पॉइंट्स को अगर हम मैच करते हैं तो हमारा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आता है। तो ये वेपर प्रेशर है लिक्विड 1 का, ये लिक्विड 2 का, और ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम सी और डी नाम दे दें तो सी और डी जो इनके बीच में बताएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात समझ में आया क्या, ये बात समझ में आई, इसको आप राइट डाउन कीजिए। नोटेड डाउन कर लो सारे। सबने लिख लिया,
मानसी चौहान कंप्लीटेड, बाकी सबने लिखा क्या? ओके। अब नेक्स्ट हम ध्यान देंगे, तो तुम्हें ग्राफ फिर से बनाना पड़ेगा। ग्राफ होगा ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बाकी सब मैं सब कुछ सेम लिखा हूं, तुम फिर से इसको नोट डाउन करना। अब ध्यान दो इधर, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन, तो मुझे तुम बताओगे कि पॉजिटिव डेविएशन में, नॉन आइडियल का हम बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है? तुम इस बात का जवाब दोगे मेरे को। जब सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं दो लिक्विड को, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है? When two components are mixed, then in final solution force of attraction decrease or increase। एक आंसर आया अक्षत का, बाकी अजहर, मानसी, तो तीन आंसर आया, जिसमें कि अख्तर और मानसी का सही है, अख्तर सॉरी अक्षत और मानसी का सही है, जिसमें अख्तर का गलत है। कल मैंने लिखवाया था पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाना, डिक्रीज होना, तभी तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तभी तो 2 लीटर और 3 लीटर मिलाते हैं तो 5 लीटर से ज्यादा आने लगता है, थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा हो जाता है, तो 5 लीटर से उसका वॉल्यूम क्या आता है? ज्यादा आता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि उसमें पॉजिटिव डेविएशन आता है। तो कुल मिला के ध्यान रखना कि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो मुझे बताओ कि अगर नॉन आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? अगर अट्रैक्शन कम हो गया है तो वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? मोर और लेस? दो का आंसर आया, मानसिका और अख्तर का। क्या बात है अख्तर, तुम तो ऑनलाइन जवाब दे रहे हो। तो बिल्कुल करेक्ट है, ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो वेपर जल्दी जल्दी बनेगा, बनेगा ना। यानी कि आइडियल का अगर ये ग्राफ है तो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ, अगर मैं यही सॉल्यूशन को लूं और ये नॉन आइडियल है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन है, तो जितना वेपर आना चाहिए उससे क्या आएगा? ज्यादा आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा। अब वेपर ज्यादा बनेगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसलिए जब हम ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन का, तो ये लिक्विड 1 का और ये लिक्विड 2 का है, तो इसको हम जितना वैल्यू आता है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी इस वैल्यू से हम बढ़ा के रिप्रेजेंट करें। इस वैल्यू से हम बढ़ा के रिप्रेजेंट करेंगे और इस वैल्यू से हम बढ़ा के यहां रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पॉजिटिव डेविएशन इस वैल्यू के ऊपर हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप ये ग्राफ फिर से बनाओगे पूरा, और उसको ऊपर से ये भी बनाओगे सारे जो पहले बनाए हो, और इसी में मत बना लेना, तुम अलग बनाना। इसका मतलब ये हर चीज ऊपर से क्यों दिखाया गया है? क्योंकि हर कुछ वैल्यू अट्रैक्शन कम होने से क्या हो जाएगा? ज्यादा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा आएगा। तो वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा तो इस वैल्यू से उसको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। तो तुम अलग से ग्राफ बना के और इसको रिप्रेजेंट करोगे। ये है ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन वाला।
सबने नोट डाउन कर लिया? चलो, अब नेक्स्ट ग्राफ हम देखेंगे। तो ग्राफ फॉर पॉजिटिव डेविएशन, अब हम लिखेंगे निगेटिव डेविएशन। तो ग्राफ फॉर निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, हम निगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देखेंगे। अब समझना, मेरे को ये बताओ कि निगेटिव डेविएशन में अगर हम कल हमने बताया था कि दो दो अगर कंपोनेंट को मिलाएंगे तो निगेटिव डेविएशन दे रहा है। इसका मतलब उसका दोनों को मिलाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया या घट गया, सॉल्यूशन में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। निगेटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? बिल्कुल सही, अख्तर का जवाब आया है, अक्षत का जवाब आया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया, कल लिखवाया था। निगेटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम कम आना, 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाएंगे तो 5 लीटर आएगा, लेकिन 5 लीटर से कम आता है। कम आने का रीजन ये है कि सोल्यूशन में अट्रैक्शन क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा। ऐसे याद रखना है, रटना नहीं है। 2 लीटर और 3 लीटर को मिलाने के बाद 5 लीटर से थोड़ा कम आएगा, उसका रीजन ये है कि अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, तो मॉलिक्यूल्स पास पास आए होंगे, तो वॉल्यूम इतना है तो थोड़ा सा कम हो गया होगा। कम होने की वजह से हम निगेटिव डेविएशन देंगे, बोलेंगे। अब निगेटिव डेविएशन में वेपर क्या बनेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो वेपर क्या बनेगा? कम बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम निगेटिव डेविएशन को सारे पॉइंट्स नीचे से रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन के नीचे से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस लाइन के नीचे से, और इस लाइन के हम नीचे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो तुम अलग से ग्राफ बनाओगे, इसमें नहीं बनाओगे। रेड वाला मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये ब्लू वाला, ये है पॉजिटिव डेविएशन वाला। अब हमें कौन सा चाहिए? निगेटिव डेविएशन वाला। तो रेड वाला ड्रॉ करोगे, यानी हर पॉइंट्स कहां से जाएगा? हर पॉइंट जाएगा हर पॉइंट जाएगा नीचे से, यानी वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा, इसीलिए इसको निगेटिव डेविएशन बोला है। तो निगेटिव डेविएशन का ये ग्राफ नीचे से जाएगा।
सबने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन किए क्या? ओके, अब नेक्स्ट ध्यान देना। तो ये हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो पहला वाला पार्ट था वो हमने फिनिश किया, ठीक है। कोई डाउट है? नेक्स्ट हम बात करेंगे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब सेकेंड जो हमारा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना। इलिवेशन मीन्स बढ़ जाना। दिस वन इज सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान से समझना, पहले हम डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो जो कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया, मान लो हमने एक कंटेनर में लिक्विड लिया और हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। हीट करेंगे तो वेपर बनेगा। जिस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, जिस टेम्परेचर पर यहां का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाए, जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे कि वो वेपर सॉरी वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure, that is known as boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to atmospheric pressure, that is known as boiling point. जैसे boiling point of water is 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस हीट करेंगे तो यहां का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है।
तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बॉयल होने लग गया। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया। ठीक है, तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बातें क्लियर हो गया होगा, इसको राइट डाउन करना। बातें क्लियर हो गया, लिख लिए हो गए, डायग्राम बना के लिखना है। डायग्राम भी निकालना है। अब ध्यान दो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? मैं शॉर्ट में लिखा हूं, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, अगर मान लो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, तो तुम बताओ मेरे को कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? सोच के बताओ। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा या ज्यादा बनेगा? एक आंसर आया मानसी का, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी when force of attraction between two molecules is strong then vapor will form less or more? बिल्कुल आंसर करेक्ट है अजहर का, अक्षत का, लेस। क्योंकि जब दो के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है और लिक्विड है वो, तो हमें इसको मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करना है, तोड़ना है, तब तो वेपर बनेगा। क्योंकि लिक्विड से कहां लेके जाना है? गैस में, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए हमें वहां पर एनर्जी यानी हीट ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इनके बीच में वेपर प्रेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा, और बराबरी तो इसका करना है, तो उसको और हीट करना पड़ेगा, तब ये जाके इसके बराबरी कर लेगा। और हीट करने का मतलब ये हुआ कि हमने टेम्परेचर और बढ़ाया। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका रीजन तुम समझ सकते हो क्यों। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो उसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बराबर तलाना ही है हमें। ठीक है, अब सेकेंड बात, अगर मान लो हमने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, जो अभी अभी लोग पढ़ के आ रहे हैं, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेपर कम बनेगा। और जब वेपर कम बनेगा तो जिस हमने शुगर मिला दिया तो वेपर कम बनेगा, वेपर कम बनेगा तो उसको हीट ज्यादा देना पड़ेगा। यानी अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि
सॉल्यूशन में और प्योर में, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम बनता है, तो जब कम बनता है तो उसको इसके बराबर ही करना होगा, तो हीट ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा है, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर कंसंट्रेशन मोर बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो मेनली हम बात कर लिए कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर बॉइलिंग पॉइंट। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे चेक करेंगे, तो हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ लिया है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है, या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, या वैन डर वाल है, या डाइपोल आयंस है, कैसा उसके अंदर अट्रैक्शन है, तो एक अट्रैक्शन के बेसिस पे चेक करेंगे और एक कंसंट्रेशन के बेसिस पे चेक करेंगे कि जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको बराबर ही करना है इसके। क्या ये बातें क्लियर हुई? बॉइलिंग पॉइंट कंसंट्रेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अब एक पॉइंट और बता दे रहा हूं मैं, अगर मैं हाई एल्टीट्यूड पे लेके जा रहा हूं इसी कंटेनर को, तो हम हाई एल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं तो वहां वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये जल्दी से बॉयल हो जाएगा क्योंकि ये इसके जल्दी बराबरी कर लेगा। तो एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। तो यहां पर स्टार डालकर हम लिख लेंगे एट हाई at high altitude boiling point will decrease। तो हाई एल्टीट्यूड पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए। क्यों डिक्रीज होगा उसका रीजन बता सकते हैं ना, क्योंकि ये ही कम हो गया है। अब ये कम हो गया तो वेपर थोड़ा भी बनेगा तो इसके बराबरी कर लेगा। ये भी लिख लेना, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा सब कुछ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलेंगे और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बातें लिख लिए होंगे तुम लोग, सबने लिख लिया। ओके, अब ध्यान देना, नेक्स्ट अब पॉइंट्स पे आते हैं। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब जब हम इलिवेशन यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एक प्योर सॉल्वेंट लेंगे, एक हम लेंगे प्योर सॉल्वेंट। तो दिस वन इज प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है, कोई लिक्विड है, और इसमें हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया और उसमें हमने बना दिया इसका सॉल्यूशन, इसमें हमने बना दिया सॉल्यूशन। तो दिस वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी हम इसमें कुछ कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का मिला दिया। तो जब जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे
तब तक हम प्योर सॉल्वेंट का इस सॉल्यूशन से हम कंपेयर करवाएंगे। तो हम यहां पर वेपर प्रेशर बना, तो दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का है। यहां भी वेपर प्रेशर बनेगा और दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ पीएस, ये सॉल्यूशन का है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। अब हम बात कर लेंगे कि अभी अभी हमने पढ़ के आया है कि सॉल्यूशन में वेपर कम बनता है और यहां वेपर ज्यादा बनेगा। इसको भी 1 atm के बराबर होना है और इसको भी 1 atm के बराबर होना है। तो इसमें जब वेपर ज्यादा बनेगा तो ये 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर जल्दी से आ जाएगा, और इसमें वेपर कम बनेगा तो 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर जल्दी नहीं आएगा, तो हीट ज्यादा करना पड़ेगा। यानी हम फाइनल ये लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है बिकॉज टू दी प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज टू दी प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज इन प्योर सॉल्वेंट, in pure solvent, because in pure solvent more vapor pressure will form, more vapor pressure will form, प्योर सॉल्वेंट में ज्यादा वेपर प्रेशर बनता है देन सॉल्यूशन। That's why it achieve to atmospheric pressure at low temperature। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का इंक्रीज हो गया है टू द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है? तो प्योर सॉल्वेंट में वेपर ज्यादा बनता है, वेपर ज्यादा बनता है तो ये जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो ये कम ही टेम्परेचर पे ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर लेगा। जबकि ये वेपर कम बनेगा तो इसको हीट ज्यादा करना पड़ेगा, इस वजह से इसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये हमने देखा कि कैसे अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये है कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन में दिया जाएगा जिसमें कि अलग अलग कंसंट्रेशन डिस्कस होगा। तो आपको बताना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप उसमें ये बताना कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये बातें क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने बातें किया कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, और बॉइलिंग पॉइंट एक सॉल्वेंट में और एक सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिफर हो रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ क्यों गया है, ये सब हमने लॉजिकल बातें किया। अब हम बात करेंगे एलिवेशन, यानी कितना बढ़ गया है बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ इंक्रीज हुआ है तो कितना हुआ है, हाउ मच बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट कितना हुआ, इसका हमें कैलकुलेशन करना होगा।
ये सब लिख लो पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं इलिवेशन। सबने लिखा? चलो अब ध्यान देना, अब हम इस बात पे आते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, इलिवेशन, इलिवेशन मतलब होता है इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो हम यहां पर डोनेट कर देंगे, दिस वन इज, यहां पर हम लिख देंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टी नॉट है, यानी प्योर सॉल्वेंट का टी नॉट बोलते हैं, और यहां पर टी एस बोलते हैं। दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम जानते हैं कि टी नॉट, टी एस इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट और ये कम आएगा। तो इंक्रीमेंट यानी इलिवेशन, तो हम लिखेंगे इलिवेशन, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना लिखेंगे, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो टी एस माइनस टी नॉट है, यानी मान लो ये 100 डिग्री है तो ये मान लो 102 डिग्री हो गया, तो इंक्रीमेंट 102 माइनस 100। अब एलिवेशन को हम लिखेंगे डेल्टा टीबी, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, एलिवेशन मतलब इंक्रीज हो जाना, तो डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या हम लिखेंगे, टीएस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और इतना लिखो, फिर हम आगे बात कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट कर लेना, टी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और टीएस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टीएस का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट इज टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो एलिवेशन कितना आया, चेंजेस कितना का आया, टीएस माइनस टी नॉट, यानी मान लो 100 डिग्री है 102 डिग्री आ गया, 102 माइनस 100, तो इसको हम एलिवेशन को डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू डेल्टा सॉरी टीएस माइनस टी नॉट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट।
ये हो गया। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देना। अब यहां हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम एलिवेशन के नाम से जानेंगे। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मान लो कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा तो हम इलिवेशन मतलब डिफरेंस चेंजेस इंक्रीमेंट उतना ही ज्यादा आएगा। तो डेल्टा टीवी मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है। तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना। अब यहां पर ध्यान देना, हर चीज टेम्परेचर के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन के जगह पे हमें वो वाला कंसंट्रेशन लेना होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो हम यहां मोलालिटी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ टेम्परेचर के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि मोलारिटी और मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हम यहां जो भी कंसंट्रेशन लेंगे वो वाला कंसंट्रेशन लेंगे जो जिसमें वॉल्यूम टर्म ना रहे, यानी जो टेम्परेचर पे इफेक्ट ना पड़े। तो हमारे पास है मोलालिटी, यानी मोलालिटी को हम जानते हैं कि मोलालिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि उसमें वॉल्यूम टर्म आता ही नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, यानी कंसंट्रेशन की जगह पर हमने लिख लिया मोलालिटी। मोलारिटी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी मोलालिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ही चेंजेज इलिवेशन ज्यादा आएगा। ठीक है। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए डेल्टा टीवी लिख देंगे। डेल्टा टीवी इक्वल टू ले लेंगे और यहां एक कांस्टेंट ले लेंगे केबी, और यहां लिख देंगे मोलालिटी। मोलालिटी यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। तो हमारा फाइनल क्या मिला? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम। और डेल्टा टीबी क्या है? डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा फाइनल रिजल्ट ये आया कि कितना टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, इसी को बोलते हैं इलिवेशन। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हमने मोलालिटी लिया हुआ था। और केबी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो आगे भी बता रहा हूं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये सब अभी नाम लेंगे, तो अभी केबी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले इसको इतना लिख लो। क्या ये बातें समझ में आई कि जितना ज्यादा मोलालिटी होगा, हम दूसरा कंसंट्रेशन टर्म क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म आएगा और वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और यहां हम सब कुछ बातें टेम्परेचर के रिगार्डिंग कर रहे हैं। जब यही चेंज हो जाएगा तो टेम्परेचर के द्वारा, तो हम फिर आगे इसके बारे में बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा टर्म लेना होगा जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो हमारे लिए कंसंट्रेशन का टर्म है मोलालिटी, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू केबीएम, वेयर केबी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो केबी के बारे में आगे हम बात करेंगे, सॉल्वेंट के लिए होता है। तो पहले इतना लिखो और लिख के मेरे को बताओ क्या सबको समझ में आया ये सारी चीजें। डेल्टा टीवी इक्वल टू केबीएम।
चलो अख्तर को समझ में आ गया। मानसी, क्या बात है अख्तर, ध्यान दे रहे हो? चलिए जी आगे, ये सबने लिख लिया। चल थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं केबी के बारे में। केबी तो लिखना, केबी को हम बोलते हैं, केबी को हम बोलते हैं मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोल सकते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट of a solvent does not change, does not change, does not change in the nature, in the nature of solute, in the nature of solute dissolve in it. डिजॉल्व इन इट। तो यहां हम बोलेंगे कि केबी को हम बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इलिवेशन, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, या हम इसका दूसरा नाम देते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है ये सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्यूट के लिए नहीं होता है। इस बात पे ध्यान देना, ये सॉल्वेंट के लिए होता है, सॉल्यूट के लिए नहीं होता है। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है, और उसका वैल्यू किसी भी सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। चाहे तुम किसी भी तरह का सॉल्यूट मिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी केबी विल डिपेंड, केबी किसके लिए लिया जाता है, सॉल्वेंट के लिए, सॉल्यूट के लिए नहीं लिया जाता है, एक बात ध्यान रखना है। और उसका वैल्यू सॉल्यूट कोई भी मिला लो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केबी विल नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूट विल डिपेंड व्हिच डिजोल्व इन द सॉल्यूशन। किस टाइप के सॉल्यूट को हम डिजोल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो जो वैल्यू डिपेंड करता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, कभी कभी ये हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग, इसका डिफिनेशन क्या है। इसका हम डिफिनेशन लिख लेंगे, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, the elevation in boiling point observed in 1 molar solution of a non-volatile solute is called
मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोल रहा है? द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन, यानी डेल्टा टीबी इक्वल टू हमने क्या लिखा था? के बी एम। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन एम, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी इन 1 मोलल, यानी डिवाइड कर दिया गया ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज कॉल्ड। तो ये डिफिनेशन इसको लिखा गया। तो बोर्ड वगैरह में कभी कभी इसका डिफिनेशन भी लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज डिफाइन द केबी इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि हम मोललिटी बार बार यूज कर रहे हैं, तो मोललिटी की वजह से हम मोलल बोल रहे हैं। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का डिफिनेशन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन को हम ऑब्जर्व करेंगे। बातें क्लियर हो गई? ये डिफिनेशन लिख लेना। अब ध्यान देना, तो एलिवेशन समझ में आ गया। अब आगे ध्यान देना है ये बात कि मेन तो हमने फॉर्मूला ये लिख लिया डेल्टा टीबी इक्वल टू केवीएम। अब यहां पर कुछ कुछ फॉर्मूले जो हैं वो अलग फॉर्म में, कुछ कुछ फॉर्मूले जो हम अलग फॉर्म में लिखेंगे। यानी डेल्टा टीवी एलिवेशन का फॉर्मूला हम कुछ कुछ अलग फॉर्म में लिखेंगे। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला हम अलग अलग फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स लॉ। थर्मोडायनेमिक्स लॉ से, ठीक है, ये हम लिखेंगे के बी इक्वल टू आई टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन VAP, जहां पर टी नॉट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और डेल्टा एच वेपर क्या है? तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। आर तो गैस कांस्टेंट ही है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहां भी लिखते हैं डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी और एक्स, जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है केबी। अब हम क्या करते हैं, इस केबी का वैल्यू उठा के यहां पुट कर देते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा आर टी नॉट स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन।
ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक और हम लाइटेंट हीट के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि KB इक्वल टू RT0 का स्क्वायर अपॉन L V इंटू 1000, जहां पर L V जो है वो है लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लाइटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये एक तो हमने डेल्टा टीवी इक्वल टू KBM, एक तो हमारा ये फॉर्मूला हमें मिला ही डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है KBM, ये तो पहला हमने फॉर्मूला देखा ही। दूसरा आप ये याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट होगा जब जब लाइटेंट हीट के बारे में, लाइटेंट हीट क्या होता है आगे हम बात कर लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकेंड ये, थर्ड इसको ध्यान देना है। मतलब ए पे इस पे न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, तो हम इसके बारे में फोर्थ ये ध्यान देना है और फिफ्थ ये ध्यान देना है। मेन जो होगा हमारा न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए होगा। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। सबने लिख लिया? ओके, ये वाला और ये वाला कुछ एक ही जैसा है। RT0 स्क्वायर, यहां भी RT0 स्क्वायर है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन है और यहां लाइटेंट हीट इंटू 1000, तो एक जैसा ही है। यानी थर्ड वाला और सेकेंड वाला, सेकेंड और थर्ड एक जैसा है लगभग, बस एक है हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक है लाइटेंट हीट इंटू 1000। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाना, और कितना इंक्रीमेंट होगा तो डेल्टा टीवी इक्वल टू हम KBM से बनाएंगे, डेल्टा टीवी इक्वल टू KBM। ठीक है,
डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होगा, केवीएम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस ग्राफ में यहां पर हम लिखेंगे प्रेशर और यहां पर हम लिखेंगे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी है। ये कंटेनर 1 में है। 3 कंटेनर हमने लिया, एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है और एक कंटेनर सी है। 3 हमने कंटेनर लिया और तीनों को हमने हीट दिया, तो देख रहे हैं कि उसका प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। और ये बढ़ने के बाद ये तीनों का प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आया, क्योंकि यहां पर 1 एटीएम के बराबर आने का मतलब आ गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि इनका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, क्योंकि 1 एटीएम के बराबर आ जाना मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम के बराबर अगर आ गया इस कंटेनर का तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो हम ये ए जो है इस पॉइंट पर को हम बोलेंगे दिस वन इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। इसको हम बोलेंगे इस पॉइंट पर 1 एटीएम आया, दिस वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। और ये इस पॉइंट पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे सी का। तो देखो ये ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट का। क्यों प्योर सॉल्वेंट का है? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और ये है ग्राफ सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन 1 का, और ये ग्राफ है सॉल्यूशन 2 का। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है, सॉल्यूशन 1 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन 2 का और ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन 2 इज मोर कंसंट्रेटेड देन सॉल्यूशन 1, तभी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आने का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन 1 है और ये सॉल्यूशन 2 है। तीनों का हमने वेपर प्रेशर 1 एटीएम कर दिया, फिर हमने देखा ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये 1 एटीएम हो गया है, इस टेम्परेचर पे ये 1 एटीएम हो गया है, इस टेम्परेचर पे ये 1 एटीएम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट तो यही बोलता है जिस टेम्परेचर पे 1 एटीएम हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो हम इसको प्योर सॉल्वेंट बोल देंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो हम सॉल्यूशन 1 बोलेंगे, इसका और ज्यादा है तो ये सॉल्यूशन 2 बोलेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गया? यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता चला जाएगा। ये बात में प्रूव भी कर रहा है। इसको ड्रॉ कीजिए ग्राफ को।
बात पे क्लियर हो गया? सबने लिख लिया? चलो, अब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड पार्ट खत्म हो गया, मतलब सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बचे हुए हैं। एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक न्यूमेरिकल्स राइट डाउन करना। द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, द मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर is 0.513 Kelvin molal inverse when 0.1 mole of sugar is dissolved in 200 gram of water. Then calculate boiling point of solution under a pressure of 180। इसको ट्राई करो एक बार, क्या क्या दिया हुआ है। मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी वाटर का सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है जिसका केवी दिया हुआ है। 0.1 मोल ऑफ सुगर, यानी सॉल्यूट का मास दिया है, मोल दिया है। 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी इससे हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। इस दो डेटा से हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो तुम पहले मोलालिटी निकाल लेना। बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम। तो तुम पहले एम निकालो, मोलालिटी कैसे निकाला जाता है वो निकालो। केबी का वैल्यू दिया है, डेल्टा टीबी निकालो। जैसे तुम डेल्टा टीबी निकालोगे, डेल्टा टीबी क्या होता है, टी एस माइनस टी नॉट। टी एस ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये वैल्यू हमें निकालना है। और यहाँ 1 एटीएम लिखा है लास्ट में, मतलब 1 एटीएम कब आता है वाटर के लिए, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो तुम यहां पर 100 पुट कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम करो, ये निकालो। ये निकालने के लिए ये रिक्वायरमेंट है, पहले इसको निकालो। फर्स्ट इसको निकालो, सेकंड इसको निकालो, थर्ड यहां पर आओ, 4 इसको वैल्यू पुट करो और फिफ्थ इसको निकालो। तो जल्दी से 5 स्टेप कंप्लीट करो। फर्स्ट वी फाइंड मोलालिटी। पहले मोलालिटी निकालो।
100.25 बिल्कुल सही आया। किसका आंसर? मानसी चौहान का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू लिखेंगे के बी एम। तो पहले तो हमारे पास मोलालिटी है ही नहीं, तो हम कहीं साइड में मोलालिटी को निकाल लेते हैं। मोलालिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल कितना है? 0.1। और मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये ग्राम में है तो इनटू क्या लिख देंगे? 1000। ये हो जाएगा 0.5, यानी 0.5 मोलल आ गया हमारा। डेल्टा टीबी का वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। केबी का वैल्यू दिया है, सॉल्वेंट के लिए दिया जाता है, और ये दिया है 0.513 और ये आ गया 0.5। तो अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा आंसर आ जाए, मतलब आंसर नहीं, ये वैल्यू आ जाएगा 0.256। अब हमें डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीएस माइनस टी नॉट। डेल्टा टीबी कितना आया? 0.256। टीएस निकालना है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। और वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में तो सेल्सियस में ही रखेंगे, ठीक है, यहां केल्विन में नहीं रखेंगे। ये इधर जाएगा तो टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 0.256। तो टीएस आ गया 100.256। यानी बॉइलिंग पॉइंट में पहले वाटर का 100 डिग्री था, अब कितना हो गया? 100.256, यानी 0.256 का इंक्रीमेंट हुआ है। 0.256 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी ये सॉल्यूशन का है और ये प्योर सॉल्वेंट का है। बातें क्लियर हुई क्या?
कोई डाउट किसी को? चलो एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लो।